पाकिस्तान की पहली फर्नीचर डिज़ाइनर लड़की जो अपनी ही फैक्ट्री में खुद काम करती है। इस काम को कैसे शुरू किया, महाना कितना कमा रही है, आइए जानते हैं। स्टार्ट में मुझे प्रॉब्लम्स थी, जितने क्लाइंट की पेमेंट्स आती थी वो हम उसके मटेरियल की ही बाइंग कर लेते थे और प्रॉफिट मार्जिन्स कुछ भी नहीं थे। मेरे क्लाइंट को फ़ायदा ये है कि मैं कंपनी की हेड भी हूँ और मैं डिज़ाइनर भी हूँ और क्लाइंट किस पॉकेट का भी क्यों ना हो वो मुझसे डायरेक्टली आके मीटिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे निदा एजाज से, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसके बाद फर्नीचर डिज़ाइनर है और ये इनकी फैक्ट्री में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। इस फैक्ट्री में ये फर्नीचर बनाती हैं। निदा की जर्नी जानते हैं और इनसे जानते हैं कि फर्नीचर डिजाइनिंग जो है इन्होंने कहाँ से सीखी और अब तक कितनी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा निदा, अगर हम आपके इस टाइम इस जर्नी के बारे में बात करें, आपकी फैक्ट्री के बारे में बात करें, तो कितना टाइम पीरियड लगा आपको फैक्ट्री बनाने? फैक्ट्री में ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए मैं फैक्ट्री रन कर रही हूँ। स्टार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा आपको वुडन वर्क के लिए ना मटीरियल्स लेने पड़ते हैं, लेकिन स्टार्ट एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, लेकिन उसको ऑलमोस्ट कोई 3 मंथ्स लगे सारी चीज़ें सेटअप करने में कंप्लीट। फैक्ट्री का आइडिया किसने दिया आपको कि आप एक लड़की हैं, आप तो घर में भी रह सकती थी और बहुत से काम आप ऑनलाइन भी कर सकती थी, लेकिन एक फैक्ट्री बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? सर, जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि बिज़नेस तो मैं तब भी कर रही थी, मतलब मैं ऑर्डर्स लेती थी डिफरेंट एज अ फ्रीलांसर, मैं अपने प्रोजेक्ट्स तब भी कर रही थी, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। जो भी मेरे क्लाइंट्स थे ना वो ख़राब हो रहे थे, क्योंकि मैं वेंडर्स पे रिलाई कर रही थी कि जो वेंडर मुझे क्वालिटी का, कमिटमेंट का, टाइमलाइन का बताएंगे, मैंने उसके अकॉर्डिंग है। तो जब मुझे बड़े प्रॉब्लम्स आते थे, इस चीज़ को फेस करना पड़ा मुझे। तो फिर मैंने आई थॉट कि जब मैं काम कर रही हूँ तो फिर एक प्रॉपर तरीके से मैं काम करूँ, और उस वक्त मेरे माइंड में 2 चीज़ें थी, या तो मैं शोरूम की ओपनिंग करूं और मैं डिफरेंट वेंडर्स से अपनी प्रोडक्ट लेकर शोरूम पे रख के सेल आउट जस्ट करूं, लेकिन वो फिर डिज़ाइनर का काम नहीं होता। वो जस्ट आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप शोरूम पे बैठे हुए हैं, आपका फ्रंट फेस है तो आप कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो फिर डिज़ाइनर का पॉइंट नहीं रहता ना। मुझे ये था कि मैं फैक्ट्री अगर ओपन करूँगी तो वहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट स्टार्टअप होगा ना, एक प्रोडक्ट हर सेक्शन से होकर निकलेगी, इट मीन्स कि फिर आपने अपनी क्वालिटी भी मेंटेन कर ली, क्लाइंट्स के साथ अपने कमिटमेंट के साथ भी काम कर लिया। तो इसलिए फिर मैंने ऑप्शन यही रखा था कि शोरूम की तरफ नहीं, मुझे फैक्ट्री की तरफ आना चाहिए। अब आपने फैक्ट्री बना ली और फैक्ट्री बनाते वक्त आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, क्लाइंट के हवाले से आई, क्योंकि जब वॉक इन क्लाइंट नहीं होगा ना तो फिर जब आप फ्रंट फेस शोरूम पे जाके नहीं बैठ रहे, मेन रोड पे किसी जगह पे आपका शोरूम नहीं है, आप किसी ऐसे फैक्ट्री एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास क्लाइंट के इश्यूज़ होंगे। तो आपको फिर सोशल मीडिया भी बूस्ट अप करना है, आपने उन सारे प्लेटफॉर्म्स को भी एक्टिव रखना है और आपने लोगों को बताना है कि आप मार्केट में काम कर रहे हैं, डिज़ाइनर हैं, और फिर क्लाइंट आपकी तरफ आएँ। तो क्लाइंट के हवाले से ज़रा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ऑर्डर्स के हवाले से कि ऑर्डर्स, जाहिर सी बात है जब क्लाइंट आएगा तो फैक्ट्री भी चलेगी, उनकी प्रोडक्शन भी होगी। ये क्लाइंट के हवाले से थोड़े से इश्यूज़ थे, लेकिन जब काम किया, बहुत अच्छे से डिलीवर किया, ये समझा कि जो क्लाइंट है उनका काम अच्छी डिलीवरेंस देनी है, क्वालिटी और कमिटमेंट, और हर स्टेज पे उनको बताना है कि आपकी ये प्रोडक्ट है और मार्केट से डिफरेंटली काम करना है, तब वो क्लाइंट जो है ना वो उनको भी ट्रस्ट हुआ, हमने भी काम अच्छा करके दिया। और फिर टाइम लगता है हर एक चीज़ को बनते हुए, तो वो टाइम के हवाले से जो है ना मैं बात करूँ तो वो फिर टाइम लगा, और फिर उसके बाद हमारी चीज़ें इस हद तक पहुँची कि आज क्लाइंट्स भी हैं तो आज हमें बताना नहीं पड़ता बार बार। अच्छा, अब जो आप कर रही हैं फर्नीचर डिज़ाइनिंग कर रही हैं, आपने बताया कि जब आपने फैक्ट्री नहीं स्टार्ट की थी और आपने बताया कि आप किसी और इंटीरियर से जो है वो डिज़ाइन करवाती थी, डिज़ाइन ऑनलाइन अपना बनाती, कस्टमर ख़राब हो रहे थे। अब आपके कस्टमर्स का क्या रिव्यू है आपके खुद के हाथ से बनाए हुए फर्नीचर? पहले तो ये प्रॉब्लम थी ना, आप डिफरेंट लोगों के ऊपर जब रिलाई करोगे तो आपको क्वालिटी में भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कराना है, डेट्स, डेडलाइंस उन्होंने देनी है। और मुझे वेंडर से ये प्रॉब्लम आती थी जब मैं किसी वर्कशॉप में जाके किसी को कहती थी कि आप, मेरा ये ऑर्डर है, ये पिक्चर्स हैं, आप इसको मैन्युफैक्चर कर दें, तो वो क्या करते थे, वो कहते थे इस टाइम पे हम देंगे, हमारी मर्ज़ी का टाइम होगा, इस डेट को आपको फर्नीचर मिल जाएगा। और जब मैं उनको कहती थी मुझे स्ट्रक्चर दिखाएं कि स्ट्रक्चर में क्या लगाया है आपने, कीलों के साथ बनाया हुआ है, स्क्रू के साथ है, ये जॉइंट्स प्रॉपर मुझे दिखाएं कौन कौन से जॉइंट्स आपने लगाए हुए हैं, तो मुझे कहते थे आपका दिल ख़राब होगा, हम आपका फर्नीचर रेडी कर लेते हैं, फैब्रिक और फॉर्म शॉर्म लगा देंगे ना, जब हम कंप्लीट कर देंगे तब आप आइएगा अपनी प्रोडक्ट देखने। मतलब उनको भी ये बात पता होती थी कि हम इनके मुताबिक इनका स्ट्रक्चर इनको ना दिखाएं, क्वालिटी में इश्यूज़ होते थे।
तब आई रियलाइज्ड कि फर्नीचर को खुद ही सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें जब मैं खुद करूँगी ना, प्रोपोर्शंस भी मेरी मर्ज़ी के निकलेंगे, क्वालिटी, डेडलाइन, सारी टीम मेरी अपनी होगी, तो मेरा क्लाइंट नहीं ख़राब होगा एट दी एंड। और क्या प्रॉफिट आपको मिला फैक्ट्री बनाते ही, कितना नुकसान हुआ या कितना अर्न किया? स्टार्ट में तो जो रोलिंग किसी भी काम में हो ना, तो आपको रोलिंग के लिए ना बिज़नेस जनरेट करने के लिए आपको अपने प्रॉफिट्स के ऊपर कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि डे वन ही आपको प्रॉफिट जनरेट करने लग जाएगी कंपनी। हो सकता है साल भी लग जाए, 2 साल 3 साल लग जाए, आप अपने प्रॉफिट्स ना जनरेट करें, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको उसी बिज़नेस में से पैसे जनरेट हो रहे होंगे, प्रॉफिट्स आपके जनरेट हो रहे होंगे। स्टार्ट में मुझे प्रॉब्लम्स थी कि क्लाइंट कम थे और फिर जितने क्लाइंट की पेमेंट्स आती थी वो हम उसके मटेरियल की ही बाइंग कर लेते थे और प्रॉफिट मार्जिन्स कुछ भी नहीं थे। और फिर मैंने भी इस चीज़ की तसल्ली रखी। वैसे मैं लोगों को सबको ये बताना चाहूँगी कि जो भी आप अपना बिज़नेस ज्वाइन करो या परस्यू करो, उसमें आप डे वन अपने प्रॉफिट्स के ऊपर मत बात करो कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा। डे आप ये सोचना शुरू कर दो कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, उसके बाद ही ना अगर आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप फ़ौरन ही हिम्मत हार जाते हो कि पता नहीं ये ठीक भी है या नहीं है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको 2 साल 3 साल 5 साल लगे, आपकी प्रॉफिट नहीं है, आपकी पॉकेट में कुछ नहीं जा रहा, इट्स ओके, ठीक है, आपका काम चल रहा है। 5 साल बाद आपका टाइम भी आएगा जब आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब आप कितना अर्न कर रही हैं? अब कितना प्रॉफिट? माशाल्लाह से 3 साढ़े 3 साल के बाद जो है ना, अब वो प्रॉफिट्स अच्छे बनना शुरू हो रहे हैं। तो ये है कि होप फॉर द बेस्ट। अब अच्छे, अब मतलब मुझे मज़ा आता है अब काम करके। अच्छा निदा, आप एक फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल होकर आप एक फ़र्नीचर डिज़ाइनर भी हैं। अक्सर कस्टमर्स नहीं करते होंगे ट्रस्ट के एक फ़ीमेल हमारा फ़र्नीचर जो है वो डिज़ाइन करेगी, या आप अपने खुद के डिज़ाइन आप खुद क्रिएट करती हैं, तो कस्टमर इस पर ट्रस्ट करते हैं? फ़ीमेल पे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो उनको होता है कि फ़ीमेल्स के एस्थेटिक्स भी बड़े अच्छे होते हैं, क्रिएटिव भी होती हैं, और ज़रा थोड़ा सा ना अपने आप को ना ज़रा फ्रीली काम करके ना एक उसमें उस जोन में भी चली जाती है कि हमने सुकून से काम करना है, हमने फ़ौरन से हरी में काम करके वाइंड अप क्लोजिंग की तरफ नहीं जाना। तो ये है कि फ़ीमेल्स का बड़ा फ़ायदा होता है, लोग मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं कि अच्छा डिज़ाइनर। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पे आपने 8-10 डिज़ाइनर्स को हायर किया हुआ है, आप सैलरी उनको दे रहे हैं, वो अपना काम करें, आपकी अप्रोच नहीं है, CEO तक आपकी अप्रोच नहीं है, तो आपको ये होता है कि पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, या मेरा काम वैसा होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन मेरे क्लाइंट को फ़ायदा ये है कि मैं कंपनी की हेड भी हूँ और मैं डिज़ाइनर भी हूँ, और क्लाइंट किस पॉकेट का भी क्यों ना हो, वो मुझसे डायरेक्टली आके मीटिंग करते हैं और मैं उनको प्रॉपर बताती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि किसी का बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं उनको टाइम ज़्यादा दूँ, किसी को अगर एक बेड ही चाहिए तो मैं उनको टाइम ना दूँ। मैं हर क्लाइंट को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ उनके काम को। आपने अपने कितने डिज़ाइंस जो हैं वो लॉन्च किए हैं? मेरे डिफरेंट डिज़ाइंस मैं उनके ऊपर वर्किंग कर भी रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बताया है कि हमें डिज़ाइन करके अपनी प्रोडक्ट दे। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पिक्चर है, आप हमें प्रोडक्शन करके दे दें बस। तो वो भी वैसे भी हमारे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि सिर्फ बात ये है कि कस्टमाइज्ड ऑर्डर की प्लेसमेंट यहाँ पे है कि हम लेआउट्स के अकॉर्डिंग सारी प्लेसमेंट करते हैं। बाकी कुछ क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं डिज़ाइन कर दें, हम उनको डिज़ाइन कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारी अपनी पिक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बना दें, हम वो भी करके देते हैं। लेकिन ये है कि बात ये कि प्रोपोर्शंस पे चीज़ होनी चाहिए, आपको स्टैंडर्ड्स का पता हो। आप लकड़ी कहाँ से लेती हैं और कितनी इकसाम की लकड़ी जो है आपके शोर फैक्ट्री में मौजूद है, और किस लकड़ी से आप फर्नीचर अच्छा बना? नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स हैं ना वो किकर वुड के भी बनते हैं, हम किकर में भी काम करें। इंपोर्टेड वुड्स भी हैं हमारे पास, ऐश वुड है, बीच है, महागनी है, और वुड की जहाँ तक बात है ना, इसमें फिर हम जहाँ पे हमें डीको पेंट का यूज़ करना है तो हम MDF और HDF का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वुड्स का काम है। लेकिन वुड में जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो है कि वुड की सीजनिंग होनी चाहिए और वुड का मॉइस्चर कंटेंट चेक होना चाहिए, और वुड में नॉट्स नहीं होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर नॉट्स आ रही हों। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना चाहिए। आप खुद भी फर्नीचर आर्ट करती हैं, और आपको कोई चीज़ आपने खुद आर्ट की है और न्यू आर्ट की, और आपको लगे कि नहीं ये बहुत अच्छी है, ये मुझे खुद रखनी चाहिए, तो ऐसा कभी हुआ है? फ़र्नीचर की जब प्रोडक्शन होती है ना यहाँ पे, तो इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं कि मैं कहती हूँ कि ये भी मैं अपने घर ले जाऊँ। हर चीज़ पे ही मेरा ना दिल आ जाता है कि मैं ये भी ले जाऊँ, लेकिन आप अपने घर को भर दोगे तो आप सेल आउट क्या करोगे। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि जाहिर सी बात है, डिज़ाइन काफ़ी सारी चीज़ें की हैं और आर्टिकल्स क्लाइंट्स को भी दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं वो फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो फिर मैं एक
एक्स्ट्रा बनवा लेती हूँ और एक अपने घर ले जाती हूँ। अच्छा निदा, आपने अपनी फैक्ट्री में और वर्कर्स पे वगैरह भी रखे हुए हैं, खुद भी आके वर्क करती हैं, तो जिस दिन आप फैक्ट्री नहीं आती उस दिन कैसा महसूस करती हैं? उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि कुछ किया ही नहीं है सारा दिन। मतलब जब मैं फैक्ट्री आती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि आज मेरा कोई दिन गुजरा है। और लेकिन ये है कि टीम मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है कि अगर अपने किसी काम में स्टक हूँ तो वो काम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने हर चीज़ के लिए उनको बताना है, छोटी से छोटी चीज़ भी आप उनको बता रहे हो। बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही अपने एंड पे क्लोज़ कर लेते हैं और फिर अगर एक दिन मैं ना भी आऊँ तो मुझे ज़रूरत नहीं इतनी पेश आती। लेकिन हमने देखा है कि आप खुद इनको गाइड कर रही होती हैं कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। जिस दिन आप नहीं आती तो उस दिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता होगा, या ये समझते होंगे कि अगर आज मैम नहीं आई तो आज हम कुछ चेंज कर लें? हम फिर ऐसे करते हैं कि अगर इन केस मैं जिस दिन ना आऊँ तो हम फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट डे के लिए रख लेते हैं। फिर जब मैं आती हूँ तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। वैसे हम हमारा हर वक्त मेरा फॉरमैन के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, मैं उनको बता रही होती हूँ, फ़ोन पे भी मैं उनको बता रही होती हूँ कि अगर कोई चीज़ पूछनी हो। अदरवाइज़ मैं ऑफ़ नहीं लेती अपने काम से। अगर ऑफ़ लेना पड़ जाए तो फिर वेरी नेक्स्ट डे आके बता देती हूँ उनको। जो इस फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं वो अगर कुछ अचीव कर लेते हैं या उनके पास वर्कर काम करते हैं तो वो ऑफिस आना या फैक्ट्री आना बंद कर देते हैं कि जी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं या फॉरमैन काम कर रहे हैं, तो आप रोज़ फैक्ट्री क्यों आती हैं गर्मी में काम करने के लिए? अच्छा, ये सबसे बड़ा मुझे इशू लगता है कि आप ऑनर हैं और अगर आपकी नज़र ही नहीं है कि आप कारपेंटर सेक्शन पे जाके देख रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप अपने काम को ध्यान से नहीं करेंगे या आप उसके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली काम आपका ख़राब होगा, कहीं ना कहीं पे तो ख़राब होगा ना। फिर आप किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी थी। आप एटलीस्ट लेकिन हमारे पास ना एक चीज़ है कि एक प्रोडक्ट जब हम देते हैं ना, मैं अगर कारपेंटर सेक्शन में एक प्रोडक्ट देती हूँ तो उसके प्रॉपर साइज़, उसकी फिनिश, उसका फैब्रिक, एक एक चीज़ बता दी जाती है पहले से कि वो उसके साइज़ क्या होंगे। बाकी मेरे फॉरमैन हैं वो सारे मामलात को ख़ुद देखते हैं और जो चीज़ें प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग पूछनी होती हैं वो मैं उनको गाइड करती हूँ। फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अब आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में माइंड सेट मेरा ये है कि ग्रोथ का है कि मज़ीद एक्सप्लोर करना है और इसको आगे की तरफ लेकर जाना है। फैक्ट्री है आज तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सिटीज़ में शोरूम्स बनाने हैं और सिर्फ लाहौर के एरिया को कैटर नहीं करना। और टारगेट ऑडियंस जो है ना वो मेरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करके दें और अच्छा काम करके दें। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? मैं सबसे पहला ये मैसेज यही दूंगी कि एक तो फ़ीमेल की एम्पावरमेंट के लिए वो अगर मुझे देखे तो मैं कहूँगी कि मैं 40 to 50 मेल्स के दरमियान काम करती हूँ, ठीक है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये कुछ मुश्किल नहीं है कि फ़ीमेल्स जैसे होते हैं मर्दों में काम नहीं कर सकते। आप में अगर पोटेंशियल है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप काम कर सकते हो। ज़िंदगी की किसी शोबे में भी आप काम करना चाहो आप कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि आप काम कर सकते हैं और आप जिस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं एटलीस्ट आप उसको करें, जो चीज़ कर रहे हैं। देखें जो अमल है ना, जो एग्जीक्यूशन है वो मैटर करती है। अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैंने ये भी करना है वो भी करना है और आपने उसकी एग्जीक्यूशन नहीं की है, उस पर अमल नहीं किया, तो वो फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। जो करना है आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ निदा इजाज़ मौजूद थी जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, फर्नीचर डिज़ाइनर है और एक फैक्ट्री बनाने में इन्होंने कितनी स्ट्रगल की। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा आवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।